नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसका सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 4, सेट नंबर 4। और जिसका पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा? मल्टीपल चॉइस। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितना अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे भी जो है मैं कराऊंगा जो वो समझ में आएंगे। आप लोग अच्छे से सिर्फ जो है इसकी तैयारी करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे तब आपको समझ में इसका महत्व आएगा कि कितना अच्छा था जब ये कराया गया था। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका का खंड कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। ठीक है, कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया गया दीर्घ परास कोटि, दूसरा ऑप्शन दिया गया लघु परास कोटि, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनिश्चित व्यवस्था और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका पहला ऑप्शन सही है, दीर्घ परास कोटि। आपके एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ परास कोटि होती है। ठीक है, ये जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था वहां चीजें समझाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खास सेक्शन। कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता है। आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध जल की मोलरता। ऑप्शन दिया गया है 100 m, दूसरा ऑप्शन दिया गया 55.56 m, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 50 m और चौथा ऑप्शन दिया गया 18 m। ठीक है, आपको इसमें से छांट करके आंसर सही लिखना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो आइए देख लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, जल का आप ये m निकालेंगे तो उसके लिए होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार। अब इसका जल का भार कितना होता है? H2O का। आइए निकाल लेते हैं। ठीक है, H का 1 गुणे में 2 धन में ऑक्सीजन का 16। अब निकालेंगे तो कितना जाएगा? 16 में 2 18, यानी कि भार, अब आप सभी लोगों को पता है 1000, भार कितना रखा जाएगा? 1000 और यहाँ पर अणुभार कितना है? 18। अब 18 से आप 1000 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 9 में 18। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 500। ठीक, अब अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 में 45, 45 5 बचा। ठीक है, और ये 5 यहाँ 0 तो 50 हो गया। तो फिर 5 बार जाएगा तो 9 9 5 में 45। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ बचा नहीं है तो आप डेसिमल लगाएंगे, 5 जो बचा उस पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर आ जाएगा 9 5 45, यानी कि 5 5 बार जाता रहेगा। तो आंसर आया कि आप कितना? 55.55 m। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 55.56 m। क्या लिख सकते हैं? 55.56 m। और इस तरीके से आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का गा कह रहा है N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.002765 महो पर सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक होगा। तो भैया ये क्वेश्चन कराया गया है और ये प्रीवियस ईयर में कहीं एक बार और आ चुका है। इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, देखिए कौन सा। पहला दिया गया है 0.533 पर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1.0106 पर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2.212 पर सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया गया है निम्न में से कोई नहीं। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन दूसरा वाला जो सही है आएगा वो सही होगा 1.106 पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहले का घ प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध है। कह रहा वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में आपसे संबंध पूछा जा रहा है और आप सभी लोगों को पता है कि टी हाफ प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपान में के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो है पहला विकल्प देखिए क्या दिया गया है? यही दिया गया है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में के। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया था?
K इक्वल टू टी हाफ अपान 0.693। कह रहा K इक्वल टू टी हाफ अपान में, तो ऐसा कभी हो सकता है कि अगर K को हम इधर ले जाएंगे तो टी हाफ नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है दूसरा विकल्प, तो इसका मतलब दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा वाला देखेंगे तो कह रहा टी हाफ इक्वल टू 0.693 के, तो क्या भैया के नीचे में है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता ना इसका, तो इसका मतलब जो है तीसरा वाला विकल्प गलत है। चौथा विकल्प दिया गया है टी हाफ इक्वल टू के बाई में 0.693, यानी कि इसी को पलट दिया गया, कह रहा है के इक्वल टू सॉरी टी हाफ इक्वल टू बोल रहा है टी हाफ इक्वल टू के बाई में 0.693। ऐसा है क्या, ऐसा है तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है आप उलट दे रहे हैं, ये ऐसा है कुछ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है टर्सरी मेथिल एमीन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये यहाँ पर NH2 दिया गया है। करा यह क्या है, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्राथमिक अमीन वे होते हैं जहां पर अमोनिया से ना, ये अमोनिया है, अमोनिया को बेसिकली आप लिख सकते हैं ऐसे NH, ठीक है। कह रहा है कि जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी मेथिल अमीन के द्वारा हो जाएगा, मेथिल ग्रुप के द्वारा हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। अगर 2 का हो रहा है तो इसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। अगर तीनों हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है किसी एल्किल समूह के द्वारा तो इसको हम लोग टर्सरी अमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अमोनिया से एक हाइड्रोजन का विस्थापन किसी एक कार्बन ग्रुप के द्वारा या जो है किसी एक एल्किल समूह के द्वारा किया गया, यानी कि सिर्फ अगर एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी अमीन हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर कौन सही है, इसमें 1 सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध में शर्करा होती है, पहला सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा लैक्टोज। तो भैया सुक्रोज शर्करा जो होती है वह गन्ने में पाई जाती है, माल्टोज शर्करा जो होती है अनाज में पाई जाती है, ग्लूकोज जो होता है वह जो है आप कोई भी चीज मीठा खाइए उसमें जो है चीजों को तोड़ा जाता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक। तो आप लोग पता ही है जो लेकिन दूध में शर्करा होती है उसका नाम क्या होता है, लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। और जब दूध से दही का निर्माण होता है तो यही लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिसी बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण। प्रोसेस क्या होती है, फर्मेंटेशन की। तो सब अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो है लैक्टोज शर्करा सही है, चौथा विकल्प सही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा कक्का कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। NaCl का जो क्या होता है, पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अणुभार निकालेंगे। अब आप सभी लोगों को पता है Na का अणुभार कितना होगा, 23 होगा, और Cl का कितना होता है 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 58.5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकाल लेंगे NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोल की संख्या निकाल लेंगे, ठीक। अब मोल संख्या बराबर होता है भार बटे में अणुभार, ठीक है, भार बटे में अणुभार होता है। और आप सभी लोगों को पता है 58.5 बटे में 58.5 अगर आप करेंगे तो आएगा कितना, 1 मोल। कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है चूंकि 1 मोल NaCl में NaCl की संख्या कितनी है, तो 1 मोल में जो रहेगा वो जो होगा अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसलिए एक इकाई सेल में NaCl की ठीक है, NaCl सूत्र की संख्या, तो ये आ जाएगा एक इकाई सेल में NaCl की संख्या, ठीक है।
अब ये आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा 4। अब इकाई सेलों की संख्या है निकालना है आपको भाई। अब इसके बाद क्या निकालना रहेगा, इकाई सेलों की संख्या। तो ये जो नंबर दिया गया है इसी से 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23/4 आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका जो है यूनिट सेल जो है हो जाएगा। ठीक, इकाई सेलों की संख्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का खा क्या कह रहा है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, मोललता की गणना करना है। आइए जो है हम लोग इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है मोललता बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार। ठीक है, यहां पर मिटा लेते हैं। क्या होता है, मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणे में विलायक का भार। वो भी किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब आपसे क्या कह रहा था, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट कह रहा था। ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का पहले अणुभार निकाल लीजिए। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। अब पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस में कार्बन का 12 और प्लस में ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हो गया 39 दूना 78, ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 48 और 78 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये आपका 48 और 90 में 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 138 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया अणुभार कितना 138। अब क्या कह रहा है, अब इसमें और क्या दिया गया है, देखिए भार दिया गया है, भार कितना दिया गया है, तो भार कितना दिया गया है 20 दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अणुभार निकाल लिया आपने और इसके बाद जो है आप भार यहाँ पर कितना दिया गया 20 और भार 138। ठीक है, अच्छा विलायक का भार यहाँ पर दिया गया, बचेगा कितना 80% ना, तो 80%। ठीक है, अब अच्छा इसको जब वो करेंगे तो आ जाएगा, ये यहाँ पूछा गया किलोग्राम में, तो ये आ जाएगा 0.08। ठीक है, ये यहाँ पे 80% था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.08 और यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा वही उसकी जो है मोलरिटी हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का गा की तरफ बढ़ते हैं। 2 का गा में क्या कह रहा है भैया, आइए देख लेते हैं। कह रहा है 298 केल्विन डिग्री केल्विन पर 0.2 MkCl विलयन की चालकता इतनी है, इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, तो मोलर चालकता की गणना करना है यहाँ पे आप लोग जो है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। मोलर चालकता लैम्डा m, मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है K इंटू में 1000 अपान में m, और यहाँ पर K की वैल्यू कितनी दी गई है 0.25 इंटू में 1000 अपान में m की वैल्यू 0.20। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो दूसरे का गा भी हो गया। नेक्स्ट है आपका दूसरे का घा, कह रहा है ठोस व धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होता है, क्यों। आपसे कह रहा है जो ठोस धातु होती है उसकी तुलना में जो चूर्ण होते हैं वह अधिक प्रभावी होता है, क्यों। क्योंकि भैया जब आप किसी चीज को बारीक महीन पीस देंगे तो इसका मतलब उसमें कई टुकड़े हो गए, और जितने ज्यादा टुकड़े हो गए इसका मतलब उसका एरिया जो है बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब पीस दिया गया तो उसका एरिया बढ़ गया, इसी वजह से क्या हो जाता है अधिक प्रभावी हो जाता है। बात समझ में आई। तो जब जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतना ज्यादा प्रभावी होगा, और पीसने के बाद या चूर्ण बनाने के बाद क्या हो जाता है एरिया बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है
3 कक्का में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। कह रहा है जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो आइए देख लेते हैं ग्लूकोज का भार। अच्छा, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। चलिए भैया, देखिए यहां पर दिया क्या क्या गया है, पहले ये लिख लेते हैं। ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया गया है? ग्लूकोज का द्रव्यमान 12 ग्राम दिया गया है। अच्छा, ग्लूकोज का अणुभार कितना आ जाएगा? ग्लूकोज देखिए C6H12O6, तो इसका मतलब 12 गुणे में 6 प्लस में 1 गुणे में 12 प्लस में 6 गुणे में 16, तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। 72 में अगर आप लोग 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84, 96 ये तो 90 90 180 आ जाएगा, जो है आ जाएगा कितना 180। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना हो जाएगा? इसका अणुभार 180। और क्या दिया गया है यहाँ पर? जल का भार दिया गया है। जल का भार दिया गया है। जल का भार कितना दिया गया भैया? 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया गया है। और क्या दिया गया है यहाँ पर? और दिया गया, अच्छा अब आपसे पूछ रहा है क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टी भी पूछ रहा है। अब आपको दिया क्या है? 100.34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि मतलब 273 में 200 डिग्री केल्विन में दिया गया है ना। अब ये सेल्सियस में आपको दे रहा है तो आपको इसको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 273.15 में आप जो है 100.34 जोड़ दीजिएगा। अब अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 373.49, ठीक है, ये आ जाएगा डिग्री केल्विन। तो आप यहां से डिवाइड कर दीजिएगा या निकाल दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 373.49 डिग्री केल्विन माइनस 373.15 डिग्री केल्विन। अब आपका जो आंसर निकल करके आएगा 0.34 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा? 0.34 डिग्री। अब आप जो है यही वैल्यू उठा करके रख दीजिएगा। KB इक्वल टू क्या होता है? W इंटू में M इंटू में डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T भी बेसिकली है, बाई में 1000 इंटू में W, अब इंटू में जो है आपका W। अब यहाँ पे जो है ये जो है आपका ग्लूकोज का द्रव्यमान है, ठीक है, ये ग्लूकोज का द्रव्यमान है। और यहाँ पर आपको जो है ग्लूकोज का अणुभार रखना है, ठीक। तो आप लोग इसको रख लीजिएगा। M क्या है? M जो है जल का भार है। तो एक बार मैं आप बता ही देता हूँ, यहाँ 180, यहाँ पर कितना रखना है आपको? इसका जल का द्रव्यमान 100, ठीक है, 100। अब इसके बाद आपका डेल्टा टी भी रखना है, कितना? 0.34, बाई में कर दीजिएगा 1000, भाई ये 1000 इंटू में W ग्लूकोज का कितना है यहाँ पर? 12, ठीक है, 12। अगर आप लोग यहाँ से डिवाइड करिएगा, ये आपका जो है 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 6 दूना में 12, 6 त्रिक में 18, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा जो आपका वो आंसर निकल करके चला आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका आंसर निकल करके चला आएगा, या कर ही देते हैं। 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है, 10 और 2 यानी कि 1.02। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 1.02 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 51, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.51 आंसर आ जाएगा। 0.51 जो है आपका आंसर निकल करके चला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग इसको अगर चाहें तो एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 का खा। 3 का खा क्या कह रहा है? 3 का खा कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम पूछ रहा है आपसे। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा
पदार्थ जो है विद्युत अपघट्ट से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर देखिएगा W इक्वल टू यहाँ पर लिखे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। और आप लोगों को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, IT, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा K प्रोपोर्शनल टू IT, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा, ठीक है, तो लगा दीजिए। तो W इक्वल टू ZIT, ठीक है, आ जाएगा क्या, W इक्वल टू ZIT, ठीक। यही जो है प्रथम नियम है आपका, ठीक है। Z क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, ठीक। इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का गा। क्वेश्चन नंबर 3 का गा क्या कह रहा है, विद्युत अपघट्ट के उड़न मान को समझाइए। तो ये सब सारी चीजें आपको जो है बताई गई हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का घा कह रहा है क्रोमिल परीक्षण लिखिए, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। तो संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को पूछा जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है इनके जो वाह्यतम 2 कोष होते हैं वह कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरी चीज क्या होता है, ये संकर आयन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, संकर आयन का निर्माण करते हैं। फिर ये क्या होता है, रंगीन आयन भी बनाते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है कुछ उत्प्रेरकीय गुण बनाते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ जो है आपके जो है डी ग्रुप के एलिमेंट्स के या संक्रमण धातुओं के जो है कुछ लक्षण हो गए। तो ये 4 का आप लोग जो है इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 4 ही गुण लिखने के लिए आपसे पूछा गया था। देखिए 4 का खा क्या कह रहा है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए देख लेते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली CH3CONH2 का हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया कराते हैं या ब्रोमीन के साथ क्रिया करा देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा मेथिलअमीन हमें मिलकर बन जाता है, CH3NH2 मिल जाता है। साथ ही में क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाता है, और क्या होता है, KBr बन जाता है। क्या बन जाता है, KBr, यहाँ पर Br2 रहेगा, बन जाता है 2KBr, और प्लस में जो है 2 जल के अणु जो है फ्री होते हैं। तो ये जो आपका जो है आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कराया गया है, ठीक है। कई बार आपको ये रिएक्शन कराई गई है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर का के गा की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ब्यूना एस को समझाइए, ठीक है। तो ये आपकी बात सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का घा, संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं, किन्हीं 2 अपमार्जकों के नाम लिखिए। तो जो है आप सभी लोगों को पता भी है, वैसे ये सिलेबस से आपकी बार हटाया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 60 डिग्री सेकेंड कह रहा है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 60 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। इससे आप इसमें जो आपका वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। और अभी आप लोगों को मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन मिला था कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है, जो सूत्र क्या होता है आधायु काल वाला। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि T हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 बाई में क्या K, ठीक। अब आपको जो है K निकालना है,
के निकालने का मतलब ये हो गया आप 0.6932 अब्लिक में टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया गया 60 सेकंड दिया गया, यानी कि 0.6932 बाई में 60 डिवाइड कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा उसका के। ठीक है, वेग स्थिरांक हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का खा हम लोग देख लेते हैं। 5 का खा क्या कह रहा है? फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और कैसे, तो ये चीज आपके पास सिलेबस से हटाया गया है। नेक्स्ट है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, ठीक, या इसके बाद फ्रेयान 12 BDTA कार्बन टेट्राक्लोराइड आयोडोफॉर्म, इन सब का मैंने जो है आपको जब हेलो एल्केन व हेलो एरीन चैप्टर पढ़ाया था तो सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, एक भी चीज छोड़ा नहीं था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कहा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं 6 का पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं, साफ कर भैया। यहाँ क्या होता है बेसिकली हमारा जो प्राथमिक एल्कोहल होता है ये हमने ले लिया CH3CH2OH। ठीक, अब इसको हम लोग अगर ऑक्सीकृत कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो बेसिकली क्या होता है जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल होता है 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या करता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जल निकल जाता है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हो जाएगा CH3CH2CHO। ठीक, अब जो आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, इस एल्डिहाइड का आप लोग अगर फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं या फिर से ऑक्सीकृत कराते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, यह कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COOH में। ये तो कहानी हो गई जो आपके प्राथमिक एल्कोहल की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया ये। अब क्या होता है जो आपका द्वितीयक एल्कोहल होता है, कौन सा होता है द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल। एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका क्या हो गया सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। अब सेकेंडरी एल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीकृत कराएंगे तो ये क्या होता है डायरेक्टली कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। और कीटोन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये H और ये OH दोनों आपस में क्रिया कर लिए और निकल गए। ठीक है, जल के रूप में, तो यहाँ से भी जो है जल निकल जाता है और ये बन क्या जाता है CH3C और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। ठीक, और ये डबल बॉन्ड O और इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। भाई C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कीटोन ही तो बोला जाता है, कीटोन। ठीक, ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना लेता है ऑक्सीकरण के बाद। बात समझ में आई? अब दोनों इस रिएक्शन में खास बात क्या है, जितने कार्बन परमाणु आपके अल्कोहल में होते हैं उतने ही कार्बन परमाणु आपके एल्डिहाइड में होते हैं, उतने ही कार्बन परमाणु आपके जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। चाहे तो गिन लीजिए 1 2। ठीक है, आपका जो है 2 ही कार्बन का अल्कोहल है, 2 ही कार्बन का देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है और 2 ही कार्बन के यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ठीक है सेकेंडरी अल्कोहल में, तो यहाँ पर जितने कार्बन का अल्कोहल रहेगा उतने ही कार्बन का कीटोन बनेगा। चाहे तो देख लीजिए 1 2 3 1 2 3। बात समझ में आई? तो 3 ही कार्बन का दोनों बन जाता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का जो है कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये सेम नंबर के कार्बन के यौगिक यानी कि एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होगा, फिर एल्डिहाइड से सेम नंबर के कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा। लेकिन जो आपका टर्सरी अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल का मतलब CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ठीक है, ये OH, ये आपका क्या हो गया टर्सरी अल्कोहल हो गया। ये साधारण माध्यम में जो है ऑक्सीकृत नहीं होता, साधारणतया क्या होता है ये ऑक्सीकृत ही नहीं होता है। इसको ऑक्सीकृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रबल अम्लीय माध्यम देना पड़ता है। ठीक है, क्या करना होता है? प्रबल अम्लीय माध्यम देना होता है। प्रबल अम्लीय माध्यम अगर दे देते हैं तो प्रबल अम्लीय माध्यम में ये क्या होता है कीटोन भी बनाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन भी बनाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं और इसको जो है ऑक्सीडाइज करा देते हैं या जो है इसको हम लोग ऑक्सीकृत करा देते हैं। तो ये बना क्या लेता है? ये बनाएगा CH3, ठीक है, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। एक तो बनाएगा ये, साथ ही साथ बनाएगा CH3 COOH बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। और इसके अलावा क्या बनाएगा? इसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल जाता है इस अभिक्रिया में, ठीक। तो ये जो आपका प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये आपका तृतीयक अल्कोहल हो गया। तृतीयक अल्कोहल बेसिकली ये वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला तृतीयक अल्कोहल, ठीक। तो ये जो आपकी पूरी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड, फिर देन ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहता है। लेकिन जो आपका तृतीयक अल्कोहल होता है, यह अपने जो जनक कार्बन परमाणु जितना रहता है उससे कम नंबर के कार्बन परमाणु में एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत होता है। कब? जब इसको प्रबल अम्लीय माध्यम दिया जाता है तभी ऑक्सीकृत होता है, साधारण माध्यम ही ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को बताई भी गई है, कराई भी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्या कह रहा है? फिनाल बनाने के किन्हीं दो विधियों का समीकरण लिखिए। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को कराई गई है। एक तो आपको हमने बताया था गिरनार्ड अभिकर्मक से, दूसरा हमने बताया था सल्फोनिक अम्ल से, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां से क्या होता है जब वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कह रहा है एथेनॉल से की क्रिया HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है। जब एथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाएगी तो एस्टिल साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा? एस्टिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये जो आपका क्या है, एसीटोन की क्रिया NaSO3 के साथ कराई जाती है। एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराई जाती है। तीसरा दिया फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NH3 के साथ कराती है। सारी रिएक्शंस आप सभी लोगों को कराई गई हैं। कैसे प्राप्त करोगे वाले भी क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ओजोन मंडल क्या है, इसका प्राकृतिक महत्व लिखिए। 7वां है, ठीक है। तो ये जो है निर्माण विधि तो आप सभी लोगों को कराया गया है। ओजोन मंडल की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ओजोन स्फीयर बात कर लेते हैं। वायुमंडल में जो एक लेयर होती है, मोटी सी थिक सी लेयर होती है, ठीक है, जो ओजोन परत की बनी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं, ओजोन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ओजोन जो होता है वह नेसेंट ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ओजोन बना लेता है, ठीक। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 48 होता है, 48 होता है। दूसरी चीज, ओजोन क्या होता है? अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को आपके पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। अल्ट्रावैंगनी किरणें आती कहां से? जो आपके सूर्य के द्वारा निकलती हैं, ठीक है। ये हानिकारक होती है। पराबैंगनी किरणें जो है स्किन कैंसर का कारण हो सकती हैं। अभी जो आपका जो पोलर एरिया है, यानी कि जो ध्रुवीय एरिया है, वहां पर ध्रुवों पर क्या होता है, ये जो है थोड़ा सा पतले हो जा रहे हैं। ओजोन लेयर जो हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रही है, मेथेन जो निकल रहा है, ये सारी चीजें ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, क्षरित कर रही हैं। इसी वजह से पूरा विश्व जो है आज उस पर जूझ रहा है कि किस प्रकार से हम लोग प्रदूषण को कम करें, जिससे ओजोन डिप्लीशन जो है उसका जो रेट है वो कम हो जाए। अदरवाइज जिस तरीके से ओजोन डिप्लीट हो रहा है, बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि जब जो है अल्ट्रावायलेट रेज बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और हमें जो स्किन कैंसर काज करेंगी। बात समझ में आई? तो इसका बेसिकली महत्व यही है कि अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल के, ये तो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, कुछ भी बताने वाली जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का खा कह रहा है एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भैया एंजाइम उत्प्रेरण अब की बार हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है। बाकी प्रोटीनों के विकृतीकरण से क्या समझते हैं, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ये ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाई है और शायद प्रोटीन के विकृतीकरण वाला तो अभी पिछले ही लेक्चर पे बताया था, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेट नंबर 4 सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में क्वेश्चन सेट नंबर इसका 5। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और
कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।